तेज प्रताप बहुत दुलरुआ अपने पिताजी के नहीं माताजी के दुलरुआ हैं। राबड़ी देवी का सॉफ्ट कॉर्नर तेज प्रताप के प्रति ज्यादा है बनिस्पत की तेजस्वी यादव के प्रति। तो वो ज्यादा क्लोज हैं अपनी माता के, इसलिए कहा भी जा रहा है कि शायद चुनाव के पहले माताजी उनको परिवार में वापस ले, या चुनाव के पिताजी तेजस्वी के फेवर में ज्यादा रहते हैं, इसीलिए पॉलिटिकल हायर भी उनको डिक्लेयर कर दिया बहुत पहले। संजय यादव ने ही सारा ट्वीट किया और लालू यादव का भी ट्वीट उन्होंने लिखा, रोहिणी आचार्य का भी ट्वीट उन्होंने लिखा। ये एलिगेशन हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि संजय यादव को तेजस्वी इतना स्पेस देंगे फैमिली में घुसने के लिए। कन्हैया कुमार का भी इम्पैक्ट कहीं कुछ नहीं है। पलायन रोको और नौकरी दो का जो यात्रा किया कन्हैया कुमार ने, कहीं कोई उसका इम्पैक्ट नहीं हुआ। बिल्कुल ये फोटो ऑफ था। कुछ जगहों पर तो उनके पार्टी के लोगों ने ही विरोध कर दिया और मारपीट की नौबत आ गई और कन्हैया कुमार को अपनी यात्रा रोकनी पड़ी। विपक्ष के लिए बड़ा मुश्किल स्थिति में देखता हूँ। मतलब वो करे तो करे क्या, पूछे तो पूछे क्या। सवाल पूछे तो वो सेना से पूछा हुआ बता दिया जाएगा, सरकार जवाब देगी नहीं। आपको लगता है कि विपक्ष के लिए थोड़ा मुश्किल समय है ऑपरेशन सिंदूर के इर्द गिर्द कुछ बोलना? देखिए विकास जी, मुझे लगता है कि एनडीए में बीजेपी को छोड़कर किसी पार्टी की उतनी है या किसी पार्टी के नेता की उतनी हैसियत नहीं है कि वो कुछ असर्ट कर पाए, किसी नंबर ऑफ सीट्स के लिए लड़ पाए और उनको डिमांड रख पाए। चिराग पासवान बिहार में ठीक है 4-5 सीट जीत पाते हैं लोकसभा का, और अभी तो असेंबली का एक भी सीट उनके पास नहीं है उनके पार्टी के पास, लेकिन वो उस तरह का नेता अभी एक्सेप्टेड भी नहीं है। अमरनाथ जी, ऑफ कैमरा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। थैंक यू विकास। हम लोग जब अभी बात कर रहे हैं तो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय बिहार दौरे पे जा रहे हैं, उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले उस झगड़े की बात कर लेते हैं जो परिवार से शुरू हुआ और देखते ही देखते अलग अलग खेमों के मौसा, चाचा, मामा, फूफा कूदते जा रहे हैं और वो झगड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ तेज प्रताप यादव की जो कुछ निजी तस्वीरें लीक हुई और उसके बाद जो पूरा घटनाक्रम हुआ। मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे ही तस्वीरें लीक हुई उसके फौरन बाद ही जो आरजेडी के सुप्रीमो हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, जिनके बड़े बेटे हैं तेज प्रताप, उनका सोशल मीडिया पे एक पोस्ट आता है जिसमें वो कहते हैं कि उनको पार्टी से भी निकाल रहे हैं और हम उनको परिवार से भी अलग कर रहे हैं। पार्टी वाला तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन परिवार से अलग करना, जबकि हम लोग ये सुन रहे थे कि तेज प्रताप ज्यादा करीब हैं, मतलब ज्यादा दुलरुआ हैं अपने पिता के और माता के, तो कैसे देखते हैं इस फैसले को आप? देखिए विकास जी, इसमें एक छोटा सा करेक्शन ये है कि तेज प्रताप बहुत दुलरुआ अपने पिताजी के नहीं माताजी के दुलरुआ हैं। राबड़ी देवी उनको ऐसा देखा जा रहा है, शुरू से हम लोग देखते आ रहे हैं। राबड़ी देवी का सॉफ्ट कॉर्नर तेज प्रताप के प्रति ज्यादा है बनिस्पत की तेजस्वी यादव के प्रति। तो वो ज्यादा क्लोज हैं अपनी माता के, इसलिए कहा भी जा रहा है कि शायद चुनाव के पहले माताजी उनको परिवार में वापस ले, या चुनाव के या इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा के एक व्यवस्था किया जाए और उसके बाद वो परिवार में उनकी एंट्री हो जाए माँ के प्रेशर के कारण। पिताजी तेजस्वी के फेवर में ज्यादा रहते हैं, इसीलिए पॉलिटिकल हायर भी उनको डिक्लेयर कर दिया बहुत पहले और कहा कि मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री उन्हीं को बनाना है। तो तेजस्वी के फेवर में पीछे वो हमेशा रैली बिहाइंड करते हैं वो लालू यादव। अब ये इशू देखिए, तेज प्रताप का जो इशू है ये कोई बहुत सोची समझी या इसका कोई बहुत पॉलिटिकल रामिफिकेशन, इसका इम्पैक्ट नहीं है तेज प्रताप वाला। अब तेज प्रताप हमेशा न्यूज में बने रहते हैं, कंट्रोवर्शियल फिगर रहे हैं। वो तो बचपन से ही हम लोग देखते, जब उनके घर पिताजी या उनकी माताजी जब मुख्यमंत्री हुआ करती थी, जब जाते थे हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के, तो कुछ कुछ बदमाशियां वो किया करते थे सीएम हाउस में भी। और एक सीनियर पत्रकार को पत्थर भी फेंक दिया था उन्होंने, एक बार एक कैमरामैन का कैमरा भी ले लिया था। तो ये सब बातें हम लोग के सामने नहीं, लेकिन ये चलते आ रही हैं, पॉइंट ऑफ डिस्कशन थी वो शुरू से। थोड़ा डिटेल में बताइए कि जब बालक थे तेज प्रताप तो क्या पत्थर मार दिया था, किस पे पत्थर मार दिया था और किसका कैमरा चुरा लिया था? थोड़ा इस किस्से को थोड़ा विस्तार दीजिए, मौका है। देखिए वो नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन पटना के एक अंग्रेजी टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के पत्रकार थे जो आरजेडी बीट था उनका, वो आरजेडी कवर किया करते थे और लालू यादव के घर जाया करते थे। उन पर ही ऊपर से तेज प्रताप यादव ने पत्थर फेंक दिया था। और ये हमारी आंखें हमारे सामने एक घटना नहीं है, लेकिन आके उन्होंने सबसे जिक्र किया, बताया कि बड़ा बदनामी हुई और बड़ा बुरा लगा। बाद में लालू यादव काफी गुस्सा भी हुए और तेज प्रताप को डांटा भी पब्लिकली बुला करके, लेकिन वो फेस सेविंग एक्सरसाइज था। तेज प्रताप यादव हमेशा से इस तरह कंट्रोवर्सी करते रहे हैं। आप देखिए उनका फोटो भी लीक हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि फोटो भी लीक उनके द्वारा नहीं किया गया, ये जो लड़की थी ये खुद उनके फेसबुक हैंडल से वो लीक कर दी, चूंकि ये किसी दूसरे के साथ मालदीव्स में अपना
कुछ घूमने फिरने गए हुए हैं। ये एलिगेशंस एक्यूजेशंस फैमिली के मेंबर भी सामने आ, उनके चचेरे भाई नगेंद्र यादव सामने आ गए, मामा की एंट्री हो गई। मामा लोग पहले तो डिसअप्रूव किए, लेकिन बाद में एक मामा सामने आ गए ने, मैं परिवार के साथ हूँ, पता नहीं कुछ लगता है कि उनको ऑफर मिल गया परिवार की तरफ से इलेक्शन लड़ने का। साधु यादव उनका नाम है, जो काफी कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर थे जी। आरजेडी के समय। लेकिन ये हमेशा फिगर में रहे। अब सवाल ये है कि जिस लड़की से बजाबते शादी हुई, जिसका डिवोर्स पिटीशन कोर्ट में है, उसमें एक एक्यूज हम भी हैं मीडिया के लोगों के द्वारा, कि भाई तेज प्रताप ने कहा कि जब तक हम ना कहें ये मीडिया के लोग इस पर रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं। और हम लोगों ने रिपोर्टिंग की तो उसमें उन्होंने केस किया, और वो केस हम लोग कोर्ट में लड़ रहे हैं अभी भी, और अभी भी चल रहा है। डिवोर्स का अभी तो जो मामला है वो अभी भी कोर्ट में है, उसका नहीं नहीं, डिसीजन नहीं आया। ये आप केस में पार्टी कैसे हैं, मतलब आपने खबर कर दी थी? जी, जो चल रहा था परिवार के भीतर, जैसे ऐश्वर्या उनकी वाइफ थी, जो दुर्गा राय की पौत्री हैं, उनकी से शादी हुई थी, तो जो परिवार में जो एक टसल चल रहा था, मारपीट हो रही थी, कभी तो ऐश्वर्या को घर से बाहर निकाल दिया जाता था। तो एक बिल्कुल ये चूंकि पॉलिटिकली फर्स्ट फैमिली थी और बड़ी फैमिली है, तो एक खबर तो बनती है। बाकी मीडिया हाउसेस ने भी किया, हम लोगों ने भी किया उस वक्त। तो अब उसमें किसी खास मीडिया हाउस को लेकर के कुछ लोगों को केस हुआ, उस पर, उसमें एक मुझ पर भी केस हुआ, और मुझे अपीयर होना पड़ा कोर्ट में, लोकल कोर्ट में पटना के, और जाके वहाँ वकील के माध्यम से। लेकिन वो अभी मामला चल रहा है, वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ है, या कोई फेवर में नहीं हुआ है, गया है किसी के ये मामला। और इस बीच ये खबर आ जाती है कि तेज प्रताप यादव पिछले 12 साल से किसी लड़की के संसर्ग में थे, और वो रिलेशनशिप चल रहा था, जैसा कि फेसबुक में जो लिखा हुआ आया है वो दिख रहा था। तो अब पिछले 12 साल, 2018 की शादी है, इसका मतलब है कि शादी के पहले से आप जानते थे कि ये सब हुआ। तो शायद ये लीगली एक इनके लिए एक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, और यही लीगल एस्पेक्ट है जिस कारण से, जिसको ध्यान में रख के लालू यादव ने वो ट्वीट किया इमीडिएटली, और उनको परिवार और पार्टी से बाहर निकाला। शायद वो लीगल इम्पैक्ट ज्यादा उन पर हावी था बनिस्बत की पॉलिटिकल इम्पैक्ट। लालू यादव पॉलिटिकली किसी से, बिहार में किसी के डर से कोई काम करने वाले नहीं है, इतना हम लोगों को भरोसा है। लेकिन शायद कुछ एडवाइजर्स ने उनको बताया कि नहीं, इसका लीगल इम्प्लीकेशन परिवार पर भी आएगा, और लोग असर कर सकता है, तो ये तरीका हो सकता है एक फेस सेविंग का, तो उन्होंने ऐसा किया है। जी। कुछ लोग इसमें ये भी कह रहे हैं कि जब ये फोटोज लीक हुई, और हम लोग इसलिए इतनी चर्चा कर रहे हैं, भले आप ये मानते हैं कि इसका राजनीतिक नफा नुकसान ज्यादा नहीं होगा आरजेडी को या परिवार को, लेकिन एक बड़ी संख्या में लोग हैं जो ये भी मानते हैं कि तेज प्रताप यादव पिछले लंबे समय से, चाहे वो सरकार में रहे, चाहे वो मंत्री रहे या बाहर रहे, विपक्ष में रहे, वो कुछ भी ऐसा करते हैं जिससे तेजस्वी यादव को बैकफुट पे जाना पड़ता है। और तेजस्वी यादव के आसपास जो लोग रहे या हैं, वो गाहे बगाहे उनको इस बात के लिए समझाते रहे कि भाई तेज प्रताप से दूरी अगर बन जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये मौका था कि इस मौके पे तेजस्वी यादव और उनकी टीम ने चौका मारा, और लालू यादव से ये पोस्ट करवा दिया गया, और तेज प्रताप के साथ आज की तारीख में कोई नहीं खड़ा है। कहने का मतलब कि वो पक्ष ये मानता है कि तेजस्वी यादव के आसपास जो लोग हैं, तेजस्वी यादव ने ये करवाया। मतलब इसमें कितनी सच्चाई देखते हैं आप? देखिए, ऐसा लगता नहीं है। आपका इशारा शायद तेजस्वी के साथ रहने वाले संजय यादव की तरफ है, जो राज्यसभा मेंबर भी हैं, और उनके पॉलिटिकल एडवाइजर कम उनके साथ रहने वाले मैन फ्राइडे कह लीजिए, वो हरियाणा के रहने वाले हैं। उनको लेकर के भी तेज प्रताप से काफी टसल होते रहे दोनों भाई में, और तेज प्रताप ने ऑन रिकॉर्ड कहा है पहले कि ये दोनों भाइयों के बीच में मतभेद पैदा करते हैं संजय यादव को। और संजय यादव को हटाने के लिए काफी उन्होंने एक प्रेशर भी बनाया था अपने पेरेंट्स पर, लेकिन संजय यादव रहे, और संजय यादव अभी आज भी तेजस्वी यादव के साथ हैं। वो पार्टी के राज्यसभा के मेंबर भी हैं, और एक मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह वो बिहेव करते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है कि ये दस्तूर भी है, मौका भी है, इस पर चौका मारा जाए और उनको पॉलिटिकली सेट किया जाए, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, जब उनकी माँ या उनके पिताजी या जो भी है उनको पार्टी या घर में वापस लाएंगे। और शायद वो एक तैयारी है कि इंडिपेंडेंट उनको चुनाव लड़ाया जाए महुआ से इस बार, और वो जब जीत जाए तो पार्टी में जो वैशाली में, पहले वो विधायक वहीं से थे फर्स्ट टर्म में, उसके बाद उनका चेंज हुआ था, हसनपुर गए थे वो समस्तीपुर, तो महुआ से फिर निर्दलीय लड़ाया जाए, और जब जीत के आए, चूंकि वहाँ मुस्लिम यादव का बाहुल्य क्षेत्र है वो, तो शायद जीतने का प्रोस्पेक्ट अधिक है, उनका चांसेस अधिक है, तो फिर घर में वापसी उनकी हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन संजय यादव के इन्फ्लुएंस में आके तेजस्वी ऐसा करेंगे ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि संजय यादव अब जहां जाना था वो जा चुके हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं। संजय यादव का बीच में पॉलिटिकल एम्बिशन बढ़ गया था, और शायद वो बीच में
थोड़ा अपने को एक इंटेलेक्चुअल फेस भी बनाने की कोशिश कर रहे थे पार्टी का, और हम लोगों के ऊपर वो कुछ कुछ हम लोगों के पास मेल्स में कुछ लिख के भेजते भी थे पार्टी के आइडियोलॉजी एंड आर्टिकल्स, और कहते थे कि इसको छपवा दीजिए अपने यहाँ। हमने कहा कि भाई ये छपवाना ना छपवाना ये एडिटर्स का डिस्कशन होता है, हमारे जैसे लोगों को ये डिस्कशन नहीं है, आप सीधे उनको भेजा कीजिए। तो वो नाराज भी हो गए। आज संजय यादव थोड़ा अपना पॉलिटिकल प्रोफाइल कुछ ऊपर बना जरूर चुके हैं, लेकिन लोगों का कहना ये जरूर है कि संजय यादव ने ही सारा ट्वीट किया, और लालू यादव का भी ट्वीट उन्होंने लिखा, रोहिणी आचार्य का भी ट्वीट उन्होंने लिखा। ये एलिगेशन हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि संजय यादव को तेजस्वी इतना स्पेस देंगे फैमिली में घुसने के लिए। वो परिवार में घुसने को उतना स्पेस नहीं है। ये बड़ा दिलचस्प बताया आपने कि वो अपनी छवि बनाना चाह रहे थे और वो आर्टिकल लिख करके आप लोगों को भेज रहे थे, लेकिन आरजेडी में तो एक ही बौद्धिक चेहरा है और वो है झा साहब। आपको लगता है कि झा साहब, मनोज झा जी संजय यादव को अपने से ऊपर एक बौद्धिक चेहरा आरजेडी का बनने देंगे? मेरे पास जानकारी है, मैं आपको बता रहा हूं कि एक जेएनयू से पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति हैं जो इन दिनों इसी बात से नाराज है। उनकी शिकायत है कि भाई झा साहब जो है उनको वो स्पेस नहीं दे रहे हैं जो उनको मिलना चाहिए। तो एक तसल ये भी चल रहा है कि आरजेडी का बौद्धिक चेहरा कौन हो। तो मुझे जरा बताइए, संजय यादव जी इस कोशिश में कामयाब हो पाएंगे क्या? देखिए, संजय यादव संजय यादव का एंट्री आरजेडी में और परिवार में मनोज झा के पहले से है। मनोज झा जी बहुत बाद में वो एंट्री लिए, और मनोज झा जी एंट्री कैसे ली इसकी कहानी भी है। जब लालू यादव मुंबई में जब लालू यादव किसी ऑपरेशन में मुंबई में किसी हॉस्पिटल में एडमिट थे, तब मनोज झा वहां गए और लालू यादव से मुलाकात होती है, और इन्होंने लालू यादव कहा कि मैं थ्रू आउट एंटी बीजेपी रहा हूं, मुझे अपने साथ। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे वो सोशल साइंस के, तो शायद उनको लालू यादव को लगा कि नहीं लड़का ठीक है इसको। और कुछ मुझे ये भी जानकारी है, कुछ पटना के कुछ बड़े पत्रकार भी इनकी पैरवी किए थे मनोज झा की, लालू यादव के पास बताए थे कि भाई अच्छा लड़का है और पढ़ा लिखा आदमी है, आपके साथ हमेशा रहेगा। तो इनकी एंट्री, उसके पहले संजय यादव एंट्री ले चुके थे पार्टी में, और वो अपने को स्टैब्लिश कर चुके थे। मनोज झा बाद में आए। संजय यादव ने ही तेजस्वी को तैयार किया, मैं कहीं पढ़ रहा था, उन्होंने ही दिल्ली में वो बैठ के बिल्कुल तेजस्वी का जो पॉलिटिकल प्रोफाइल है और डिप्टी सीएम बनने तक ये संजय यादव का बड़ा अहम रोल है। संजय यादव का अपनी एक टीम है, सोशल मीडिया की टीम, जो उनके घर से ही ऑपरेट करती है, और उसमें 25-30 बच्चे हैं, और संजय यादव उनको हेड करते हैं। जो भी ट्वीट या जो भी आप प्रेस रिलीज या जो भी होना होता है वो टीम ही करती है, जिसको कि संजय यादव हेड करते हैं, देखते हैं वो। तो संजय यादव ने एक तरह से पूरी तरह से पकड़ तो बना रखी है। अब मनोज झा कितना सक्सेसफुल होंगे मनोज झा बेसिकली दिल्ली के मीडिया में और टेलीविजन में पार्टी का एक रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, लेकिन संजय यादव को वो डिमिनिश कर पाएंगे, उनके रोल को खत्म कर पाएंगे, ये मुझे लगता नहीं। चलिए, बहुत दिलचस्प जानकारी आपके हिसाब से मिली आरजेडी के अंदर से। मैं पूछना तो ये भी चाह रहा था कि तेज प्रताप यादव के छुटकपन वाले समय का जिक्र करते हुए आप दूसरों की कहानी सुना गए शॉर्ट में, लेकिन आपने कैसे देखा? आप भी तो जाते होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब राबड़ी मेरे ख्याल से सीएम थी या लालू गद्दी पर थे, आप भी तो जाते होंगे उनके सरकारी आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आपने इन बच्चों को कैसे देखा है, तेजस्वी तेज प्रताप को कभी देखा है? कुछ अनुभव है आपका? जी, ये बच्चे, तेजस्वी को मैंने देखा है उनके सीएम 1 मार्ग में, जब लालू यादव सीएम थे तब लॉन में वो क्रिकेट खेला करते थे, प्रैक्टिस किया करते थे। छोटे बच्चे थे, और अधिकारी उनको बॉलिंग किया करते थे। अधिकारी थक भी जाया करते थे बॉलिंग करते करते, किसी से 500-200 बॉल फेंकवाते थे वो, और तेजस्वी यादव क्रिकेट का प्रैक्टिस करते। तेज प्रताप यादव बहुत कुछ हम लोग के सामने, मेरे सामने नहीं दिखे, लेकिन वो लॉइटर अराउंड इधर उधर घूमते हुए नजर, हाफ पैंट पहन के घूमते नजर आते थे। उस वक्त मीसा भारती बड़ी बहन थी, वो थोड़ा कॉशस थी, और लोग कहते थे कि पॉलिटिकली मैच्योर हो रही हैं, शायद लालू यादव इनमें इनको सीएम बनाने का देख रहे हैं। तो मीसा भारती का एक बड़ा ग्रेव और बड़ा सीरियस रोल हुआ करता था। वो आकर बैठती थी, कभी कभी उठ के चली जाती थी, लेकिन कुछ बदमाशियां उस तरह से हमारे सामने इन बच्चों का नहीं है, कोई मेमोरी नहीं है। चलिए, ये अच्छी बात है। अभी जब आरजेडी की बात हो रही है तो एक सवाल मेरा आगे आने वाला था, लेकिन मैं अभी पूछ लेता हूं। इस विधानसभा चुनाव में एक दिलचस्प चीज देखने को मिल रही है कि आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन के साथी हैं। पिछले दिनों कांग्रेस ने कोशिश की, राहुल गांधी गए, सभाएं की, लौट के आ गए, नहीं मिले आरजेडी के किसी नेता से। कांग्रेस पार्टी ने कन्हैया को फील्ड में उतारा, हालांकि ये नहीं पता कि आज की तारीख में कन्हैया कहाँ है।
लेकिन फील्ड में उतारा, पद यात्रा भी हुई, तमाम चीजें हुई, लोगों ने कहा कि कांग्रेस अपनी जमीन तलाश रही है, लेकिन तब एकदम से आया कि कांग्रेस आरजेडी के साथ ही मिलकर के चुनाव लड़ेगी। अभी देखने को ये मिलता है कि कांग्रेस पार्टी अलग से योजना घोषित करती है महिलाओं के लिए, आरजेडी अलग से घोषित करती है। तो क्या है ये, कांग्रेस आरजेडी का कुछ चल रहा है या चीजें ठीक हैं? देखिए विकास जी, ये पूरे तरह से मुझे ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी का एक प्रेशर टैक्टिक्स है चुनाव के पहले और सीट डिस्ट्रीब्यूशन के पहले, क्योंकि आरजेडी के तरफ से ये मैसेज जा चुका है और कुछ बड़े नेताओं ने ऑन रिकॉर्ड भी कहा है कि इस बार 70 सीट पार्टी को नहीं मिलेगा गठबंधन में, जो पिछले वर्ष 2020 के चुनाव में दिया गया था, जिसमें 19 सीट कांग्रेस जीत के आई थी। और शायद आरजेडी के मन में ये मलाल आज भी है कि अगर कांग्रेस बेटर परफॉर्म की होती, इसका स्ट्राइक रेट सबसे बुरा था आरजेडी और लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस में, तो कांग्रेस का सबसे बुरा स्ट्राइक रेट था। तो अगर कांग्रेस कुछ अधिक सीट्स जीत के आती तो शायद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते, क्योंकि 12 सीट कम था, 110 सीट लेके आए थे उनके महागठबंधन। तो इस बार 70 सीट स्पेयर नहीं करेगी, तो शायद इसको लेकर के राहुल गांधी और तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं एक प्रेशर बना रहे हैं कि नहीं, 50-70 सीट से कम नहीं चाहिए, हम लोगों को एकोमोडेट करना है, हमारे कुछ नेताओं को भी सीट। अब पिछले दिनों एक आरजेडी के नेता ने कहा कि भाई उनसे पूछ लिए कांग्रेस के 70 कैंडिडेट भी हैं क्या उनके पास। लास्ट टाइम तो कुछ कैंडिडेट्स आरजेडी के ही लड़े थे कांग्रेस के टिकट पर, तो उनके पास तो 70 कैंडिडेट भी नहीं है। तो ये एक टसल चल रहा है सीट्स को लेकर के। शायद सीट का जिस दिन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, ये कांग्रेस के पास कोई अब ऑप्शन नहीं है बिहार में कि इंडिविजुअल आइडेंटिटी के साथ वो पोल में जाए या लोगों के बीच जाए। कांग्रेस का कोई जमीन है नहीं, पॉलिटिकल जमीन है नहीं बिहार में। और कांग्रेस बिल्कुल आईसीयू कह दें, अगर इंटेंसिव केयर यूनिट में है, तो बिल्कुल बिहार में कोई वो जमीन तलाशने की कोशिश इस तरह से मजबूती से हो रही है कि नहीं, ये मुझे पता नहीं है। और उसका कितना इम्पैक्ट हो रहा है, कोई इम्पैक्ट जीरो है। कन्हैया कुमार का भी इम्पैक्ट कहीं कुछ नहीं है। पलायन रोको और नौकरी दो का जो यात्रा किया कन्हैया कुमार ने, कहीं कोई उसका इम्पैक्ट नहीं हुआ। किस तरह की यात्रा थी वो? आपको लगा कि उसमें फोटो ऑप ज्यादा थे, टैक्टिक्स ज्यादा थी, सोशल मीडिया पे माहौल बनाने की कोशिश ज्यादा थी बजाय जमीन पे कुछ होने के उस यात्रा के दौरान? बिल्कुल ये फोटो ऑप था। कुछ जगहों पर तो उनके पार्टी के लोगों ने ही विरोध कर दिया और मारपीट की नौबत आ गई और कन्हैया कुमार को अपनी यात्रा रोकनी पड़ी उस बीच में ही। और बताया ये गया कि राहुल गांधी का फोन आ गया कन्हैया को अचानक दिल्ली जाना इसलिए। लेकिन मसला ये था कि वहां के लोकल पार्टी के नेताओं ने ही कन्हैया कुमार पर अटैक कर दिया उनके, कि उनसे मिलने नहीं दिया रहा, वो काफी एज ए डिक्टेटर क्लोज टू राहुल गांधी और बड़े नेता की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो ग्राउंड रियलिटी ये कि फोटो ऑफ ही था, इसका कोई सोशल इम्पैक्ट या पॉलिटिकल इम्पैक्ट हो नंबर ऑफ सीट्स को लेकर के ऐसा लगता नहीं है। और अभी जो पीछे एक चर्चा ये भी चलती है कि भाई पप्पू यादव भी अनऑफिशियली कांग्रेस के साथी हैं। कन्हैया कुमार उनके मतलब बिहार में एक चेहरा तो है ही, सोशल मीडिया पर तो दिखता ही है कि कन्हैया कुमार बहुत प्रभावशाली है, राहुल गांधी के करीबी भी हैं। और अभी कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष भी, बिहार का अध्यक्ष भी बदला, एक दलित को बनाया। तो कहा जा रहा था कि ये एक तरीका है, कांग्रेस वहां पे उठ खड़ा होना चाहती है। तो अभी आपको लग रहा है कि अगर मान लीजिए एक स्थिति में आपके सामने रखता हूं कि कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को कांग्रेस बिहार में दारोमदार दे भी देती है और जो नए अध्यक्ष बने हैं, तो और अगर ईमानदार कोशिश होती है, जिसकी बहुत कमी दिखती है कांग्रेस में दिल्ली से लेकर के बिहार तक में, तो कितने साल कांग्रेस को लगेंगे बिहार में रिवाइव करने के लिए अगर वो करना चाहते हैं? तो इससे पता चलेगा कि मुश्किल कितनी है। जी, 2 टर्म तो एटलीस्ट इनको सोचना भी नहीं है कि 2029 के बाद का ही सोच लें कि कहीं कुछ इम्पैक्ट हो कांग्रेस का। अगर वो सीरियस एफर्ट करते हैं तब। राहुल गांधी लगातार बिहार आते हैं, चीजों को देखते हैं। अब कांग्रेस का अध्यक्ष स्टेट में बदल देना, ये राजेश राम को बना के लेके आए हैं दलित समुदाय से। ये बदलना इसलिए पड़ा क्योंकि इसके पहले अखिलेश भूमियार, अपर कास्ट भूमियार कम्युनिटी से आते हैं एंड ही इज नोन टू वेरी क्लोज टू लालू यादव। तो पार्टी के नेताओं ने ये जाके सेंट्रल लीडरशिप को बताया कि ये टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि लालू यादव के बहुत करीबी हैं और ये बिहार में पॉलिटिकल जो रिपोर्टिंग करते हैं सबको पता है कितने क्लोज हैं वो। तो इस हिसाब से भी उनको बदलना पड़ा। राजेश राम चूंकि दलित से आते हैं तो दलित समुदाय से एक फेस एक्सरसाइज किया। लेकिन अब रही बात कन्हैया और पप्पू यादव की, तो पप्पू यादव अपनी पार्टी को लेकर के काफी उत्साहित नजर नहीं आ रहे थे पिछले दिनों से। और पार्टी नहीं, अपनी पार्टी को, जन विकास अधिकार पार्टी को चलाते हैं वो। वो चाहते हैं, मर्जर हो चुका है ना, वो तो मर्जर हो चुका है ना। वो चाहते हैं, देखिए मर्जर का भी कोई अभी अनाउंसमेंट ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ लोग जानते हैं मर्जर हुआ, कुछ जानते हैं कि पार्टी चल रही है अभी। तो ये बड़ा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है।
बिहार में तो पप्पू यादव एक बड़बोलापन जरूर है, वो खुद जरूर लोगों के बीच जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, कहीं कहीं घटना हो गई तो पप्पू यादव पहले पहुंचते हैं। ये बात सच है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन पप्पू यादव कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे और कांग्रेस का रिवाइवल हो जाएगा, इस पर बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पप्पू यादव नहीं, कोई दूसरा फेस हो और एक सीरियस एफर्ट हो, तब जाके वो कुछ ग्राउंड गेन कर सकते हैं बिहार में कांग्रेस अच्छा, पार्टी। एक 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 इस तबके से एक आखिरी सवाल, जी कन्हैया कुमार को लेकर के सोशल मीडिया पे कम जी से कम एक उम्मीद दिखती है, क्योंकि वो अच्छा बोलते हैं और जाहिर तौर पे बिल्कुल जेएनयू से पढ़े हैं, समझ भी उनकी दुरुस्त है। लेकिन एक जमीनी नेता में जो गुण होते हैं, अमरनाथ जी, आप उनसे कभी मिले होंगे, इंटरव्यू किया बिल्कुल होगा, बिल्कुल उनको बिल्कुल साथ चले बिल्कुल होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। बातचीत हुई होगी। इन सब के आधार पर मैं आपसे समझना चाहता हूं कि एक युवा नेता के तौर पे कन्हैया कुमार को, जो कि आने वाले भविष्य में हो सकता है किसी जिम्मेदार पद की जिम्मेदारी उनको मिले, आप कैसे आंकते हैं कन्हैया कुमार को? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं ताकि सोशल मीडिया पे लोगों को जो भी देखें, आपकी बात सुने और समझे कि अमरनाथ जी कन्हैया से कई बार मिल चुके हैं, जान चुके हैं, समझते हैं, तो आपकी बातों से लोगों को एक क्लियरिटी आए कि हाँ, कन्हैया कुमार की ये खासियत है, यहाँ पे कमजोरी है, ये उनको ठीक करना है, ये उनके लिए रास्ता है। देखिए, कन्हैया कुमार से हमारी मुलाकात बहुत बार हुई, जब ये पहली बार चुनाव लड़े थे बेगूसराय से गिरिराज सिंह के खिलाफ और उनकी हार हुई थी। हम लोग को लगा था कि कन्हैया कुमार की जीत हो जाएगी, लेकिन उनकी एक रैली जब हम कवर किए तो उस वक्त लगा कि नहीं, कुछ खामियां हैं इस आदमी में। एक तो ये कि अपना वो पर्सोना काफी ऊंचा बना चुके, उनको लगता है कि राहुल गांधी के बाद पार्टी में, उस वक्त वो सीपीआई कैंडिडेट थे जब पहली बार चुनाव लड़े थे, बाद में वो गए। तो कन्हैया कुमार का ये अप्रोच कि बाकी लोग नीचे हैं, मैं बहुत ऊपर चला गया हूँ और टॉप लीडरशिप अटैक करता हूँ, ये थोड़ा उनके लिए डिसएडवांटेज है। उनका कनेक्शन नीचे के लोगों से बिल्कुल जीरो हो जाता है। कन्हैया कुमार से आज अगर बीइंग ए जर्नलिस्ट आप मिलना चाहे तो शायद पॉसिबल नहीं है। उनके भाई प्रिंस है उनका नाम, उनके भाई का, वो उनका फोन हैंडल करते हैं, शायद वो बातचीत नहीं करा पाएंगे, नहीं भैया भी यहाँ है, भैया वहाँ। तो एक कनेक्शन होना चाहिए लोगों से। बिहार के लोग, देखिए बिहार के लोग बड़ा सेंसिटिव होते हैं इस मामले में, कि आप जब चाहें तब वो अवेलेबल हो, बातचीत हो जाए, अपने प्रॉब्लम्स को बता पाए। एक तो तबका ये है, उसका स्टोरी का एस्पेक्ट ये है। दूसरा एस्पेक्ट ये कि जब सेकेंड टाइम 2024 के चुनाव में हम घूम रहे थे तो कन्हैया गांव फिर हम गए थे दोबारा, कि क्या वो हलचल और क्या वो हल्ला बालू और क्या वो हसल बसल अभी भी है उस गांव में। बिल्कुल शांत था। मुझे देखने को क्या मिला कि कन्हैया कुमार की झोपड़ी नुमा जो घर थी वो दो महले मंजिले मकान के रूप में तब्दील हो गई थी। एक स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी थी, जो काफी कन्हैया कुमार पहले दिखाया करते थे पत्रकारों को, देखिए हम कितने गरीब घर से आते हैं, ये गरीबी है, ये रूम हमारा था, एक मोटरसाइकिल लगी रहती है। लेकिन अब वो पूरा पिक्चर बदल चुका है वहां का। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ठीक है, आप पिक्चर बदल सकता है, हर किसी का, हर कोई मेहनत करता है, लेकिन उनका कनेक्शन भी दूर हो गया। उनके गांव के लोग उनके फेवर में नजर नहीं आए, वो भी इनको गाली देते नजर आए। गाली देते करने का मतलब ये है कि उनके पक्ष में नजर नहीं आए, आलोचना करते नजर आए, आलोचना कमियां कर। गिनाते नजर आए। हाँ, जब वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से चुनाव लड़ रहे थे उस वक्त, और लोगों को डाउट था कि वहां जीतेंगे, उनके गांव के सामने वाले घर के लोग कहते थे कि जीतेगा कि हारेगा पता नहीं है, मुझे नहीं पता है। तो ये कनेक्शन को बना के रखना पड़ेगा उनको। हाई फ्लाइंग लीडरशिप का जो एक चस्का लगा है, शायद उसको कम करना होगा। और बिहार में इसका काफी मायने होता है। बिहार में जाति के अलावा लोग सोशल इंटरेक्शन और कनेक्शन को बड़ा वैल्यू करते हैं। बहुत वैल्यू करते हैं, बिल्कुल जी सही बात है। अब चलते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ, जहां से हमने बातचीत की शुरुआत की थी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय बिहार दौरे पर पहुंचे हैं। कहने को तो ये एक सरकारी कार्यक्रम है, कई सारे सरकारी योजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं, लेकिन इसी में रोड शो भी है। पार्टी सोशल मीडिया पे इस कार्यक्रम के बारे में जब बता रही है तो बार बार ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र कर रही है, और उसी फोटो में मोदी जी भारतीय जनता पार्टी का जो सिंबल है और जो वो चुनावों में लेकर के घूमते थे वो भी लेकर के घूम रहे हैं। आप भी कंफ्यूज है क्या कि ये जो दौरा है 2 दिन का मोदी जी का, वो सरकारी दौरा है या फिर पार्टी का राजनीतिक दौरा है? देखिए, दोनों मिक्स है। ये ऐसा अक्सर अक्सर हुआ करता है। बिहार के मुख्यमंत्री भी जब कहीं चुनाव के समय जाते हैं तो सरकारी दौरा ही होता है, लेकिन वो प्रचार करते हैं अपने पार्टी की। तो प्रधानमंत्री भी शायद इसी ढर्रे पर काम कर रहे हैं कि वो 50,000 करोड़ का अनाउंसमेंट करने वाले हैं बिहार में। और कल शायद विक्रमगंज के जो चुनावी रैली है या पब्लिक रैली है, वहां से वो घोषणा करें। आज पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन है, नया जो बिल्डिंग बना है, और वहां से 6 किलोमीटर का रोड पर 32 जगह पर उनका वेलकम आर्चेज बना है। 32 जगह पर लोग उनको फूल फेंकेंगे और उनको वेलकम करेंगे। और आज स्टेट बीजेपी के प्रेसिडेंट गीत गाते हुए नजर आए थे कि किसी एक बॉलीवुड फिल्म का गीत था, वो उनके 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 वेलकम के लिए। तो बिल्कुल ये मिक्स है। और
सरकारी कार्यक्रम को बिल्कुल एक पार्टी के कार्यक्रम बना के वो पॉलिटिकल एडवांटेज। और हाँ, दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है कि सिंदूर का ऑपरेशन सिंदूर का पोस्टर पूरे रोड शो का जो 6 किलोमीटर का स्पेस है उसमें बहुत जगह पर लगा हुआ है और जगह जगह पर लोग उसको देख रहे हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर को पॉलिटिकली इलेक्ट्रॉली कैसे इनकैश करें, इसकी भरपूर कोशिश हो रही है। तो यहाँ सत्ताधारी पार्टी राजनीतिक तौर पे ऑपरेशन सिंदूर का इस्तेमाल कर रही है। ज्यादातर लोगों को एतराज नहीं होगा अमरनाथ जी, लेकिन अगर विपक्ष के लोग ऑपरेशन सिंदूर को आधार बना के सरकार से कोई सवाल पूछे तो उसको सेना से जोड़ दिया जाएगा और ऐतराज होने लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आपको तो पता है देश की विपक्ष के लिए बड़ा मुश्किल स्थिति में देखता हूं। मतलब वो करे तो करे क्या, पूछे तो पूछे क्या। सवाल पूछे तो वो सेना से पूछा हुआ बता दिया जाएगा, सरकार जवाब देगी नहीं। आपको लगता है कि विपक्ष के लिए थोड़ा मुश्किल समय है ऑपरेशन सिंदूर के इर्द गिर्द कुछ बोलना? बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर के इर्द गिर्द बोलना विपक्ष के लिए मुश्किल समय है, लेकिन आपको एक सच्चाई ये भी है कि जो मैसेज पार्टी देना चाहती है, जहां ऑपरेशन सिंदूर एक सक्सेसफुल एक्सरसाइज रहा है और बड़ा देश के लिए एक बहुत बड़ा चीज है, शायद बीजेपी उन वोटर्स को टारगेट करी वो हमारे शहर गांव में रहते हैं। आज भी आप चले जाए तो गांव में लोग सुनने को तैयार नहीं है कि नहीं ऑपरेशन सिंदूर एक मिक्स रिएक्शन आ जाए कहीं से और देश को थोड़ा दूसरे ढंग से भी एक्शन लेना चाहिए था, करना चाहिए। लोग मानने को तैयार नहीं, वो मोदी कर रहे हो, यही है तो बस ऑपरेशन सिंदूर हुआ और यही है तो पीओके आ जाएगा और चाइना भी चुप बैठा हुआ। तो इस तरह का, लेकिन बीजेपी का मैसेज भी उन्हीं लोगों के लिए, हमारे आपके लिए मैसेज उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अर्बन वोटर को टारगेट नहीं करते, बल्कि सेमी अर्बन और रूरल वोटर्स को टारगेट कर रहे हैं। तो वहां पर उनका इम्पैक्ट है और शायद ये पार्टी जानती है, पार्टी के जो रिसर्चर्स हैं या पार्टी को जो सिद्धांत देने वाले इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो शायद उनको पता है कहाँ टारगेट करना, और पार्टी टारगेट कर रही है और उनको फायदा भी मिल रहा है इस फील्ड में। बिल्कुल बिल्कुल। अब थोड़ी सी सीट शेयरिंग की बात कर लेते हैं। चिराग पासवान, एनडीए में सबसे ज्यादा बातचीत इनकी हो रही है। चिराग पासवान की चर्चा हो रही है कभी कि वो प्रशांत किशोर के साथ जा सकते हैं। चिराग पासवान जो है वो नीतीश कुमार से मिल करके आते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने नीतीश को कम सीटों पर लाके सीमित कर दिया था और फुटली आंखें नहीं सुहाते थे नीतीश कुमार चिराग को। इस चुनाव में पूरा मामला बदला हुआ सा लग रहा है। नीतीश कुमार से मिलना, नीतीश कुमार को अपना गार्जियन बताना, तमाम चीजें चल रही है। आपको लग रहा है कि एनडीए में सीट शेयरिंग आराम से फाइनल हो जाएगा या चिराग पासवान और उनकी जो मांग है, उनकी जो चाहत है, वो एक मुश्किल लेकर के आएगी एनडीए के दूसरे घटक दलों के लिए? देखिए विकास जी, मुझे लगता है कि एनडीए में बीजेपी को छोड़कर किसी पार्टी की उतनी है या किसी पार्टी के नेता की उतनी हैसियत नहीं है कि वो कुछ असर्ट कर पाए, किसी नंबर ऑफ सीट्स के लिए लड़ पाए और उनको डिमांड रख पाए। चिराग पासवान बिहार में ठीक है 4-5 सीट जीत पाते हैं लोकसभा का, और अभी तो असेंबली का एक भी सीट उनके पास नहीं है उनके पार्टी के पास, लेकिन वो उस तरह का नेता भी एक्सेप्टेड भी नहीं है। जिस तरह से अपोज उनका सोशल मीडिया या मीडिया में होता है चिराग पासवान का, ड्यू टू पर्सनल रिलेशंस विद जर्नलिस्ट, कि वो, लेकिन उनका बिहार के वोटर्स में उनका एक्सेप्टेंस अभी तक नहीं हुआ है। लोग अभी भी उनको हवाई नेता मानते हैं। रामविलास पासवान का प्रोफाइल और पॉलिटिकल प्रोफाइल, चिराग पासवान के पॉलिटिकल प्रोफाइल में काफी अंतर देखने को मिलता है। वो उस तरह का नहीं है। क्या अंतर देखते हैं लोग, महसूस क्या करते हैं अंतर दोनों में? जी, अंतर ये है कि उनके कास्ट, जो पासवान कास्ट की राजनीति वो क्लेम करते हैं कि हमारे 5% जो बिहार में 6% पासवान की जो पॉपुलेशन वो हमारे साथ है। तो उनका कहना था कि रामविलास पासवान हमारे दुख सुख में साथ रहते थे और जब भी कोई घटना होती थी वो आते थे और हमारे बीच के नेता थे। चिराग पासवान कोई बीच का नेता, दुख सुख में साथ होने वाले नेता नहीं मानते। ठीक है, पॉलिटिकल कुछ मैकिनेशंस ऐसा होता है, मैन्यूवरिंग ऐसा होता है कि सीट मिल जाती है, सीट वहां से इनकी निकल जाती है, लेकिन वो एक्सेप्टेंस अभी तक नहीं हो पाया चिराग पासवान का। दूसरी बात यह कि वो असर्ट करने के पोजीशन में नहीं है बीजेपी से कि हमको इतना सीट मिल जाए, इतना सीट। नीतीश कुमार के पास वो गए थे मिलने के लिए अभी कुछ दिनों पहले रिसेंटली, लेकिन वो कुछ उनकी अपनी मजबूरियां थी। वो चाहते थे पटना में रामविलास पासवान की एक प्रतिमा लगाना, जो हाजीपुर में लगा उससे पटना में, उसके डिमांड्स को लेकर वो गए थे। कोई पॉलिटिकल, और नीतीश कुमार को सीट शेयरिंग की बात करनी भी होगी तो शायद चिराग पासवान से ना करके वो बीजेपी के नेता अमित शाह और मोदी से करना चाहेंगे। तो ये एक पॉलिटिकल हंच था, स्पेकुलेशन था, स्पेकुलेटिव स्टोरीज निकल के आ रही हैं चुनाव के समय, स्पेकुलेटिव स्टोरी निकल के आती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चिराग पासवान की हैसियत अभी नहीं हुई है कि वो सीट शेयरिंग पर बीजेपी को असर्ट करे कि मुझे इतना सीट चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इतने डिटेल से बताने के लिए। आखिर में मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ नए खिलाड़ी भी दिख रहे हैं।
उसमें एक तो नए नहीं है, मुकेश सहनी तो नए नहीं है, वो तो इस बार महागठबंधन की तरफ से उप मुख्यमंत्री की दावेदारी पेश कर रहे हैं। हालांकि मुकेश सहनी को लेकर के आखिर तो कोई श्योर नहीं कि वो कहाँ जा सकते हैं। मुझे लग रहा है कि बीजेपी की तरफ से भी दाने डाले जा रहे हैं, एनडीए भी उनको अपनी तरफ चाह रही है। तो एक तो थोड़ा मुकेश सहनी की स्थिति स्पष्ट करिए, क्या लगता है आपको, रहेंगे महागठबंधन में या फिर जाएंगे एनडीए में? मुकेश सहनी लास्ट आवर में कहाँ चले जाएंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। आप उनके इतिहास जानते हैं, होटल मौर्या में कैसे वो अचानक से बदल गए थे, महागठबंधन से बीजेपी चल। तो मुकेश सहनी को जो भी बेटर ऑफर होगा वो करेंगे। उनको पता है कि पॉलिटिक्स जो है पावर का ही है, जो पावर में उसी की पॉलिटिक्स है। तो वो अपने कास्ट के लिए या पावर के लिए या नंबर ऑफ सीट्स के लिए मिनिस्ट्रियल डिप्टी सीएम का ऑफर जो भी, लेकिन मुझे ये लगता है कि बीजेपी उनको डिप्टी सीएम का पोस्ट ऑफर नहीं करने जाएगी, क्योंकि वो क्यों करेगी? बीजेपी के पास जो कास्ट इक्वेशन है बिहार में, वो खुद उसके फेवर में है, और बीजेपी का अभी जो ग्राफ है, पॉलिटिकल ग्राफ, वो काफी ऊंचा है। तो शायद मुकेश सहनी को छोड़ करके बल्कि पार्टी इस पर फोकस अधिक करेगी कि कौन सा नेता उनके अपोजिशन पार्टी के लीडर्स को हरा पाए, अधिक डिमिनिश कर पाए। अब 75 सीट आरजेडी को ना आकर 35 सीट पर सिमटा दे, तो इसकी कोशिश ज्यादा होगी। वो शायद वो कर भी रहे हैं थ्रू प्रशांत किशोर और आरसीपी सिन्हा और सारे लोगों को मिला के, एक साथ मिला के ले आओ, चाहे दो दो सीट, एक सीट को डैमेज करे। तो बहुत अधिक मुकेश सहनी जिस नेता की जरूरत नहीं, लेकिन मुकेश सहनी लास्ट आवर में कभी पलटी मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसकी कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत दिलचस्प स्थिति है, किसी नेता के बारे में अगर ये कहा जा रहा है तो बहुत दिलचस्प स्थिति है। ये दो सवाल है मेरे छोटे छोटे। एक तो ये है कि बिहार में इन दिनों गोली चलने की बड़ी घटना हो रही है, खास करके पटना में। हम वीडियोस देख रहे हैं कि भाई स्कॉर्पियो से आदमी आ रहा है, गोली चला रहा है, पीछे बिहार पुलिस के आला अधिकारी जा रहे हैं, तब भी नहीं पकड़ा पा रहा है। बोरिंग रोड चौराहा, जो कि आप समझिए कि दिल्ली में अगर उसकी तुलना करें तो सीपीयूपी से तुलना करनी पड़ेगी, बोरिंग रोड चौराहा का जो स्टेटस है पटना में, वहां पे बाइक्स पे लोग आ रहे हैं, गोली चला करके चले जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार 2005 में जब आए थे अमरनाथ जी, तो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ही आए थे। आज तक वो कहते रहते हैं कि पहले कुछ था जी, पहले कुछ था, कुछ नहीं था। तो अब स्थिति फिर घूम करके वही नहीं जा रही है। पटना की ही कानून व्यवस्था की स्थिति अगर मान लें तो चरमराती हुई दिख रही है आपको? आप तो रह रहे हैं पटना में, मुझे बताइए थोड़ा, रात वात में निकलने में डर वोर लगता है क्या? नहीं, देखिए वो डरने की बात नहीं, लेकिन पटना की स्थिति कभी बेहतर हुई नहीं थी विकास जी। पटना की स्थिति, हाँ, मीडिया का अप्रोच जरूर बदल गया था। पहले जो एक घटना होती थी उसको मीडिया स्पेस देता था, आज वो एक घटना, इंडिविजुअल घटना को स्पेस नहीं। लेकिन अब चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, तो ये 3 घटनाएं जो बिहार पटना जिस तरह में फायरिंग हुई, आप और हम जान पाए और मीडिया में आया और प्रेशर बनता है। लेकिन बीच में भी पटना की स्थिति मोरलेस वही थी, और हमारे घर के सामने लोगों को कट्टा दिखा के, और हमारे मोबाइल घर का जो कैमरा उसमें कैप्चर होता था, और हम लोगों को भेजा करते थे पुलिस को। पुलिस कहती थी कि इस तरह में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा, डर के मारे लोग थाना तक नहीं जाते थे केस के FIR करने, और वो कैमरा में एविडेंस हम भेजते थे लोगों को कि देखिए घर के कैमरा है, उसमें ये आया है। तो स्थिति मोरलेस बता रही है ये अभी 3 साल पहले, 4 साल पहले की बात है। तो ये स्थिति थी लेकिन मीडिया का अप्रोच बदल गया था। मीडिया उस वक्त एक घटना को काफी हाईलाइट करती थी आरजेडी के समय। अब नीतीश जी आए थे, तो आपको याद है उन्होंने कहा था कि अब स्कॉर्पियो से पहले लोग बंदूक के नाल दिखा के चलते थे, अब वो नहीं दिखेगा, पार्टी का फ्लैग नहीं होगा। अब छोटे से छोटे मोटरसाइकिल और स्कूटर और स्कॉर्पियो पर सब जगह पार्टी का फ्लैग है, और लोग बंदूक लेके चला करते हैं। हर दिन जो सेलिब्रेटरी फायरिंग होती है, हर्ष फायरिंग होती है शादी ब्याह के मौके पर, लोग की मौत होती है, लोग मरते हैं, और पुलिस शो करती है, काफी एक्टिव है। लेकिन कुछ हो नहीं रहा है ग्राउंड लेवल पर, कोई बदलाव नजर नहीं आया। बिहार अभी भी वहीं अटका पड़ा हुआ है। बिहार अभी भी तलाश रहा है कोई पॉलिटिकल अल्टरनेटिव का या कुछ हो। लेकिन हाँ, मीडिया का अप्रोच टाइम टू टाइम जरूर बदल जाता है। कौन है बिहार में जो आप कह रहे हैं, जो एक तलाश चल रही है पॉलिटिकल अल्टरनेटिव की तलाश, जो आप कह रहे हैं नीतीश कुमार के पॉलिटिकल अल्टरनेटिव की जो तलाश कर रहे हैं, तो जो चेहरे दिख रहे हैं अमरनाथ जी सामने, हम सबके सामने, उसमें से सबसे बेहतर, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो आदर्श रूप में सबसे बेहतर हो, लेकिन जो चेहरे हैं उसमें सबसे बेहतर किससे आपको उम्मीद लगती है एक पत्रकार के तौर पे कि हाँ, अगर इनको मौका मिला तो ये कुछ चीजें बदल सकते हैं, अमुक पार्टी, अमुक नेता? देखिए, अब ये सजेस्ट करना एक पत्रकार का काम शायद है भी नहीं कि किसी पार्टी का नेता आ जाए या ये आ जाएंगे तो काम बने। लेकिन ये जरूर है कि लोग जरूर चाहते हैं कि नीतीश और लालू का जो 30 सालों का शासन, ये बदलाव इसमें आए, एक अप्रोच बदले। कोई अब सेम क्वेश्चन है किसी जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं लगातार कि इस बार का गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं, क्योंकि शायद जो पार्टी आएगी वो इनको बनने का मौका देगी नहीं 10 सालों तक।
वो अपने खुद को स्टैब्लिश कर लेगी। तो मैंने एक क्वेश्चन किया था एक सीनियर पार्टी के नेता से कि भाई आप मुख्यमंत्री किसे बनाए? सम्राट चौधरी का तो प्रोफाइल वही है, सबका प्रोफाइल आपका बिहार में, सुशील मोदी का तो अब रहे नहीं, किसी की तरह कोई नेता तो है नहीं जिसको कि एक एक्सेप्टेंस हो। तो इनका कहना था कि नहीं, किसी एक का नाम बताया था उन्होंने, भोजपुर के जो फॉर्मर एमपी, हमका नाम बताया, उनको बना दे तो क्या हर्ज है, बताइए आप। तो एनीवे, तो कुछ ऐसे कड़े लोग का बिहार इंतजार कर रहा है जो आए और बिहार के बारे में वाकई सोचे, उनकी सोच हो कि नहीं बिहार में बदलाव। ऐसा नहीं कि पहले कुछ होता था जी अब कुछ नहीं है तो हम ये कर दे, एक ईंटा भी लगा दे तो डेवलपमेंट काउंट हो गया, और सेल्फ प्रमोशन में लगे रहे। इस तरह का नहीं, कुछ ग्राउंड लेवल पर जरूर हो, बदलाव हो, दिखे वैसे नेता को। और वैक्यूम कभी होता नहीं, वैक्यूम हमेशा फुलफिल हो जाया करता है बिहार। फुलफिल हो जाता है, बिल्कुल जी, सही कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमरनाथ जी, इतने विस्तार से और मन से लोकमत के कार्यक्रम ऑफ कैमरा में बतियाने के लिए। और यह बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बिहार एक छटपटाहट महसूस तो कर रहा बिल्कुल, है, बिल्कुल। एक नेतृत्व की कमी तो महसूस कर रहा है। और जो आप बात कह रहे हैं वो कितने मार्के की है कि पटना या बिहार कभी बदला नहीं, बस ये है कि मीडिया के चश्मे जो है वो समय दर समय बदलते रहे, और इसके हिसाब से दिल्ली या बाहर बैठे लोग ये तय करते रहे कि बिहार अब क्राइम फ्री हो गया है या अब बिहार में क्राइम बढ़ गया। मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर होता तो आनंद सिंह जैसे लोग किसी इस पार्टी के बाद उस पार्टी में नहीं रहते और रूलिंग पार्टी में नहीं रहते। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते भी समय निकालिएगा, जब तक बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। हम लोग कोशिश करेंगे कि ऑफ कैमरा में ज्यादा से ज्यादा बात बिहार को लेकर के हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू विकास जी।